में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में बात करेंगे सरकार के राहत कैंप की। सरकार इस मोड पे है कि राहत कैंप के जरिए जनता को बड़ी राहत देना चाहती है। कितनी राहत मिलेगी ये तो कैंप्स और जो बेनिफिशरीज हैं तभी पता लग पाएगा कि कितना मिल पाता है। लेकिन सरकार का पूरा फोकस इसी पे है, वो पार्टी स्तर की मीटिंगें हों या विधायकों की स्तर की मीटिंग हो। और उससे भी 2 कदम आगे एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक जो है उसमें भी एजेंडा यही है कि राहत कैंप, सरकार जनता को राहत दे और कंटिजेंसी प्लान बना करके गर्मी के लिए राहत कैसे दी जा सकती है वो दे। किसी भी तरह की राहत तो उस राहत कैंप के जरिए ही पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ राखी राठौड़ जी भाजपा से हैं, सुदर्शन सिंह शेखावत जी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हैं। भरत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं। अब एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जो उसका भी एक बड़ा पार्ट जो है वो राहत कैंप पे फोकस किया जा रहा है। तो क्या समझा जाए इसे कि कोई बहुत बड़ा प्लान या इससे बचा जा सकता था, या फिर कहें कि बिना फील्ड में गए ये काम संभव नहीं था, इसी वजह से कैंप लगाए जा रहे हैं? योगेंद्र जी, देखिए कि इस साल का जो बजट था उस बजट की थीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही बता दी थी कि जो इस साल का बजट है वो बचत, राहत और बढ़त, इन 3 उद्देश्यों के ऊपर रहेगा। और उसकी अगर हमने भूमिका भी देखी होगी और उसको जब धरातल पर उतारा था तो वो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में की थी। अब बात थी कि उन घोषणाओं को धरातल पर ले जाने की, उन घोषणाओं को जनता तक ले जाने की और साथ ही साथ जनता को भी इन योजनाओं के बारे में बताने की। क्योंकि देखिए, हमने अक्सर ये देखा है कि कई ऐसी घोषणाएं होती हैं जो स्वतः ही लागू कर दी जाती है, लेकिन जनता तक उसके बारे में सूचना नहीं पहुंच पाती। जनता उन जो योजनाएं होती है, जो लाभ होते हैं, सरकारी लाभ होते हैं, उन्हें लेती तो है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ पाता कि भाई ये जो योजनाएं थी ये उनके लिए लागू की गई थी। और अधिकांशतः ऐसे भी लोग होते हैं जो इन योजनाओं से अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि ऐसी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित हो सकते हैं। इसी तर्ज पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब चीजें पता लगी तो उन्होंने इस राहत कैंप के लिए जो शुरुआत की, उन्होंने जब ये देखा कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता तो उन्होंने राहत कैंप को 24 अप्रैल से घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी ले जाने का एक प्रयास करने की शुरुआत की है। और 24 अप्रैल से पूरे प्रदेश के अंदर तकरीबन 11,283 ग्राम पंचायतों में 7,500 वार्डों के अंदर हर जगह, चाहे वो राजकीय चिकित्सालय हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो अस्पताल हो या वो अन्य कोई सामुदायिक केंद्र हो या नगर निगम हो, नगर पालिका हो, हर जगह राहत कैंप लगाया जाएगा। लोगों को उस राहत कैंप में आकर पंजीकरण करवाया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जाएगा और जिसके अंदर जो 10 योजनाएं हैं, जिस 10 योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, जो मैं एक बार आपको मैं बता दूं। नहीं, वो बिल्कुल स्क्रीन पे सब देख रहे हैं क्योंकि उसमें समय चला जाएगा। राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक मास्टर कार्ड की बात की जा रही है कि अशोक गहलोत इसके जरिए अपना एक मास्टर कार्ड खेलेंगे और जनता को राहत देके, जनता चाहती यही है कि उसे राहत मिलनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि बहुत लेट हो गया। जब जनता की याद अब जाकर के आखिरी में जब 6 महीने बचे हैं तब मुख्यमंत्री जी को आई है। मुख्यमंत्री जी कैसे भी पॉलिटिशियन रहे हो लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये प्रूव करता है इस बात को कि जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद में आपने देखा 56 सीटों पर आया, उसके बाद बहुत लोक लुभावन योजनाएं उन्होंने दी, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली 21 सीटों पर आकर के कांग्रेस सिमटी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत भारी प्रॉब्लम है। आप देखिए अनाउंसमेंट्स बहुत सारे हमारे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहे, लेकिन अनाउंसमेंट्स ग्राउंड लेवल पर नहीं आए। 25 करोड़ से ऊपर की एक भी ऐसी योजना नहीं है जो कि ग्राउंड पर आकर, धरातल पर आकर के क्रियान्वयन जिनका हो गया हो। इन्होंने कहा पिछले साल भी कि हम मोबाइल्स देंगे महिलाओं को। अभी आप बताइए किसी भी एक महिला को मोबाइल, उसका औचित्य, मेरिट्स डिमेरिट्स की बात अलग है, लेकिन अनाउंसमेंट्स जो है सार्वजनिक पटल पे किए गए थे। इसके अलावा सिलेंडर्स की बात थी। सिलेंडर्स देखिए आप, अभी आज 19 तारीख हो गई, अभी भी प्रक्रिया प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके बाद में जाकर के कहीं ना कहीं उसको देंगे नहीं देंगे, इस तरह की बातें की जाती है। आज मैं पढ़ रही थी कि आरटीई के जो वो होने थे, लॉटरी निकलनी थी, वो भी लेट हो गई है। तो लगातार देखिए इन लोगों ने ऐसा ही काम किया। चाहे बिजली की दरों की बात करें तो फिर डिले कर दिया, तो बार बार सरचार्ज एक्स्ट्रा लगा दिया। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर आ नहीं रहा। आरटीएच में जितना खर्चा तो मुख्यमंत्री जी ने विज्ञापन देकर कर लिया होगा कि मैं आप जाएंगे जहां पर आपको इमरजेंसी का इलाज मिलेगा। हम देख रहे हैं 98% तो हॉस्पिटल्स आरटीएच बिल से बाहर निकल गए। तो इस तरह की जो घोषणाएं, थोथी घोषणाएं हैं, जनता जब देखेगी कि ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। और प्रशासन चरों के संघ में भी आपने देखा योगेंद्र जी की इन्होंने 10 लाख पट्टे देने का टारगेट किया था। 31 मार्च तक 2023 तक वो चलनी थी, लेकिन आपने देखा किस तरह से 7 लाख के आसपास क्या करके आंकड़ा खत्म हो गया। तो ये टारगेट जो है सिर्फ फौरी टारगेट्स हैं, पूरे नहीं होंगे। और जनता जानती है महंगाई राहत कैंप में भी इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको इंप्लीमेंट करने का। और मैंने पहले भी कहा, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहचान नहीं बनाई है, जनता इनको नहीं एक्सेप्ट करेगी।
सुदर्शन जी, क्या लगता है कि जनता को बड़ी उम्मीद है इस कैंप के जरिए कि उन्हें राहत मिल पाएगी? क्यों राहत हर किसी को चाहिए, महंगाई से राहत मिल सके, रोजगार मिले, राहत किसी भी तरह की हो, राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि इसमें केवल जो इनकी 10 स्कीम्स बता रहे हैं, फ्लैगशिप योजनाएं जिन्हें कहते हैं, उन्हीं की राहत की बात नहीं, उससे 2 कदम आगे। मैं देख रहा था किसी अधिकारी के यहाँ पे कि एजेंडा क्या है कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का, उसमें भी राहत कैंप के साथ साथ कानून व्यवस्था तो है ही, उसमें राहत मिल सके। साथ ही ये भी है कि गर्मी के दिनों में पीने के पानी की समस्या हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो या दूसरी तरह की समस्या हो, जनता को राहत मिल सके तो इससे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। और जैसे राखी जी अभी आरोप लगा रही हैं कि आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए वैसा ही, तो ये कहीं आड़े आएगा इसमें, या फिर गवर्नमेंट के पास में सफिशिएंट संसाधन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जब महत्वाकांक्षा रहती है सर, तो उनको संसाधन भी अपने आप वहाँ पर जुटने लग जाते हैं। और जिस तरीके से हम पूरा टेन्योर को देखें और जो योजनाएं यहाँ पर दी गई है, अगर हम उनकी बात करें तो उसको देखते हुए लगता है कि सरकार इसको डिलीवर करना चाहती है। और इसीलिए जैसा आपने कहा कि कलेक्टर एसपी की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी शामिल किया। दूसरी बात, एक बड़ी बात यह है कि जो बजट की घोषणाएं थी, आज भी जैसे केकड़ी को वहाँ पर एडीएम बैठेगा, इसके अलावा भांडारेज को यहाँ पर तहसील का दर्जा दे दिया, नई तहसीलें यहाँ पर बना दी। तो जिस तरीके से डिलीवर हो रहा है, डिलीवरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे हम ये कह सकते हैं कि जो संसाधन है वो भी यहाँ पर सरकार जुटा लेगी। क्योंकि स्कीम्स देखिए सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्कीम्स जिस तरीके से न सिर्फ पहले मुख्यमंत्री हमने देखा था कि यहाँ पर दवाइयाँ फ्री थी, उसके बाद में जांचें फ्री हुई, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई सोच भी नहीं सकता था, उस तरह की चीजें यहाँ पर फ्री में हम कह सकते हैं एक तरीके से निःशुल्क योजना के तहत हो रही है। तो जब अपेक्षाएं बढ़ भी जाती है और अपेक्षाएं उसी से की जाती है जो उसको पूरा करता है या कोशिश करता है, तो कोशिश अगर यहाँ पर की जाएगी तो शायद संसाधन भी जुटा लिए जाएंगे सर। भरत, आपने सुना अभी राखी जी ने जो कहा कि उनका एक कहना है कि एक्सपीरियंस है ये इस तरह का, उसको कोट कर रही हैं कि आप घोषणाएं कर रहे हैं, राहत कैंप भी लगा रहे हैं सारे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। और दूसरा एक बड़ा आरोप लगा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो राखी जी को ये कहूंगा कि बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले। जो बार बार ये पुरानी बातों को लेकर चलते हैं, मुझे ये लगता है कि वो तो अपना एक्सपीरियंस है कि पहले ऐसा रहा, इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो पुरानी बातें उनको छोड़कर अगर आगे बढ़ने की सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो महंगाई के ऊपर इतने सख्त है, क्योंकि देखिए देश के अंदर जिस तरीके से आज लोगों की जेब पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिस तरीके से गैस सिलेंडर को 250, 300, 400 रुपए के गैस सिलेंडर को इन्होंने 1150 रुपए कर दिया, जिस तरीके से आटे दाल चाय चीनी पर जीएसटी लगा दी, पेट्रोल डीजल के अंदर इन्होंने 500% और 200% इन्होंने मूल्य वृद्धि की, इन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए लिए, उससे राहत देना का काम राजस्थान की जो गहलोत सरकार है वो करने जा रही है आम जनता के लिए। और रही बात देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपको पता है कि अभी 20 अप्रैल को भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक वीसी लेने वाले हैं, जिसमें समस्त जितने भी कलेक्टर होंगे, एडीएम होंगे और जितनी भी सीएस महोदया की अध्यक्षता में वो काम होने वाला है। और सभी ग्राम पंचायत और वार्ड के अंदर राहत कैंप को घर घर पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। इन्होंने मोबाइल फोन की बात कही, तो मैं आपको बता दूं, कोरोना के समय में जब वहां पे चिप जो है वो चिप इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बाहर से वो चिप पूरी तरीके से इंपोर्ट नहीं हो पाई थी। रक्षाबंधन के समय में ये जो फोन है ये फोन लोगों को डिलीवर होगा। इन्होंने अभी बिजली सरचार्ज की बात की, तो बिजली के ऊपर मैं आपको बता दूं, किसान ऊर्जा मित्र योजना के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 रुपए प्रतिमाह 12,000 रुपए दे रहे हैं। 2000 यूनिट इस फ्लैगशिप योजना के अंदर ये आने वाली है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, मेरे सुनिए, मैं जो जानना चाह रहा हूं, ये ऑलरेडी आप लोग दे रहे हैं तो राहत तो दे रहे हैं ना, तो वहां पे देखिए मैंने भीड़ लगाने का समस्या क्यों देना चाहते हैं आप? भीड़ लगाने की नहीं है, आप समझिए इसका जो मकसद है वो है लोगों को जो सुविधा सरकार दे रही है उस सुविधा के बारे में अवगत कराना। आपने बात कही कि 100 यूनिट जो बिजली का है वो बिजली हमको मुफ्त मिल रही है, हमें पता है कि 100 यूनिट बिजली का हमारे पास पैसा नहीं लगेगा, वो आप समझते हैं जरूरी है। ये इस प्रदेश की पूरी जनता को ये समुचित जो लाभ सरकार दे रही है उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखिए इसमें राजीव युवा मित्र के जो लोग होंगे वो होंगे, युवा मित्र लोग इसमें होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, कुछ वॉलंटियर्स होंगे, इसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो या वार्ड स्तर हो, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आपको घर घर जाकर लोगों को इस सुविधाओं से वंचित नहीं रखना है, आपका उन्हें पंजीकरण कराना है ताकि एक डेटाबेस भी सरकार के पास मेंटेन हो और लोगों के पास वो एक बुकलेट की तरह, एक गारंटी कार्ड की तरह पहुंचे कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरीके से उन्हें राहत देने का कार्य कर रहे हैं। तो मान लो कि किसी के 5 में कोई फुलफिल कर पा रहा है जो उसका
जो भी उसकी पोजीशन है वो क्राइटेरिया, और आप 10 स्कीम से लेके आ रहे हैं, हो सकता है उसके आगे भी तो टॉप 10 बता रहे हैं ये तो आप लोग, उससे अलग भी हो सकती हैं। मुझे जैसे बिजली में या फिर मैं सिलेंडर का फिर आप उसमें स्क्रूटनी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्जीवाड़ा बहुत चलता है, आपको ध्यान है ना, गेहूं लोगों से इकट्ठे करवाएं वापस भी, तो ऐसी जब पोजीशन बनेगी तो उसमें कैसे होगा कि वहां पे देखिए वहां सिस्टम लेके अधिकारी बैठेंगे, वो पहले जनाधार नंबर फीड करेंगे अपने एक सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, उसके बाद उसमें अपने आप ये चीज समझ में आएगी कि कौन सा व्यक्ति किस चीज के लिए एलिजिबल होता है। जिस तरीके से अगर एलपीजी गैस की बात आती है तो उज्ज्वला योजना और बीपीएल के अंदर, खासकर बीपीएल में जो व्यक्ति फॉल करेंगे उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर वाली योजना हमेशा के लिए एक डेटाबेस तैयार होगा कि अगर कौन व्यक्ति किस योजना में डिजर्व करता है उसी को। राखी जी आपके पास आना चाहूंगा, राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। एक गवर्नमेंट का ये मकसद है, मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने सॉफ्टवेयर भी इस तरह का जनरेट किया है, और इनका ही मकसद है कि हमेशा के लिए एक डेटा ऐसा बने कि वो अंत्योदय योजना में है, बीपीएल है, कौन सी योजना में है और किस क्राइटेरिया में वो आता है, तो हमेशा के लिए उसका एक रूट मैप तैयार होगा। तो भविष्य के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन एक डेटाबेस इस तरह का तैयार होगा जो भविष्य में भी काम आएगा। वो युगेंद्र जी ये बड़ा बेसिक सी बात है, किस किन योजना में कौन कौन उसमें लाभ ले रहा है, ये तो डिपार्टमेंट के पास में पहले से उसमें होगा, डिटेल्स होंगी, ये कोई नई बात थोड़ी है। आप ये बताइए, ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं जो कि ये बताते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं में कौन कौन लाभार्थी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगातार किया जाता है, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। लेकिन देखिए बात ये कि पहला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा कि जनता अवेयर नहीं है, तो पहला क्वेश्चन तो आप जनता की अवेयरनेस पे लगा देते हैं। आपको क्या लगता है कि जनता को मालूम नहीं है जब लाभ ले रहे हैं तो उनको, अगर नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि महंगाई राहत कैंप की जरूरत पड़े, आकर के पंजीयन कराना पड़े और उसके बाद उनको मिले ये लाभ। लेकिन जहां तक एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि जैसा सुदर्शन जी ने भी कहा कि अगर होगी इच्छा तो संसाधन जुट जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी जयपुर का, क्योंकि चांस की बात है कि मेघवाल जी और मैं, हम दोनों जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़े हुए हैं। किस तरह से 2 टुकड़ों में बांटा गया और अभी भी संसाधन जो है क्या जुट पाए, क्या नगर निगम उस लेवल पे काम कर पाया जिस मंशा के साथ में सरकार ने 2 टुकड़े किए थे जयपुर के। और इसके अलावा जयपुर नहीं, आप देखिए हर जगह यही स्थिति है, जोधपुर हो, कोटा हो, बीकानेर हो, सब जगह संसाधन नहीं है हमारे पास में। जिस तरह से जिलों के अनाउंसमेंट्स में, और ये जो मैं कह रही हूँ कि संसाधन नहीं जुट पाएंगे, ये एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, और पुराना एक्सपीरियंस हमेशा बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन देखिए आप महंगाई की बात हम कर रहे थे, सबसे महंगा पेट्रोल कहां पर है? राजस्थान में। सबसे महंगी बिजली अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर है। यहां पर गाड़ियां आती हैं लेकिन पेट्रोल भराएंगी किसी और राज्य से, पड़ोसी राज्य से, और यहाँ तो सिर्फ धुआं छोड़ने आती है। तो यहाँ पर राहत देने की आवश्यकता है, जहां मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे नहीं, उल्टा उन्होंने बिजली में सरचार्ज जो है वो इस महीने से और बढ़ा दिया। तो जहां तक देखिए इंप्लीमेंटेशन की बात है, वहां पे कहीं ना कहीं सरकार पुअर मैनेजमेंट की शिकार है। विज्ञापनों में कितना खर्चा किया, आज देखो आप रोज आरटीएच का तो बहुत बड़ा मुझे दुख भी हुआ देख करके, किया कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी भी। 98% हॉस्पिटल्स बाहर निकलकर कितना पैसा इन्होंने विज्ञापनों पर खर्च कर दिया, बड़े बड़े ऐड दिए। हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला? जनता ठगा सा महसूस करती है जब इस तरह के अनाउंसमेंट्स होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इसीलिए जनता इनको नहीं वोट करती है। और देखिए भ्रष्टाचार की बात तो इनके मंत्री ने, इनके ही जो सीनियर एमएलए है, कल आपने देखा किस तरह से नारायण मीणा जी ने कहा कि आपने ये सवाल पूछा इनसे कि भ्रष्टाचार कैसे रोकोगे, इसका कोई फुल प्रूफ तरीका इनके पास नहीं है, क्योंकि 200 विधानसभाओं में 200 मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे रखी है। किसान सम्मान निधि में भी पैसा वापस लेना पड़ा। मुख्यमंत्री बता रहे हैं आपके नेता प्रतिपक्ष से डिप्टी सीएम बना रहे हैं जी, क्या बता रहे हैं? आपके नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम बता रहे 200 डिप्टी सीएम है। खैर चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं भरत जी एक बात और जानना चाहूंगा इसी बीच, जो क्योंकि ये राहत कैंप्स को सफल कैसे बनाया जा सकता है, उसके साथ में बिरला ऑडिटोरियम में आप 1-to-1 जो संवाद हुआ आपका, उसके तीसरे दिन बिरला ऑडिटोरियम में ओपन सेशन रखा गया। ओपन सेशन खैर आपका अपना एक अलग अंदाज है कि उसमें नेता ही बोले, भरोसा दिलाने की बात थी, भरोसा दिला करके भेजिए रंधावा जी को कि सब कार्यकर्ता और सब एकजुट हैं और अशोक गहलोत में भरोसा है। दूसरी तरफ राजेंद्र गुडा वहां से निकल करके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा फेयरवेल होगा तो पास भी यहीं पे संभालो, आप लोग मीडिया वालों को देखिए, वो रवाना हो गए। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि आपस में कोई नहीं लड़ रहा, हमें लड़ाई बीजेपी से लड़नी है। तो बीजेपी से लड़ने के लिए बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं को बीजेपी से लड़ना है? उनको तो मालूम है कि सामने बीजेपी से लड़ना, कहना क्यों पड़ रहा है? देखिए योगेंद्र जी, आज जो 1 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, उस 1 दिवसीय कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित था
और जब ये कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डोटासरा जी ने, रंधावा जी ने, बाकी सब वक्ताओं ने जो बात की, उनका एक में ध्येय था कि 2023 के अंदर किस तरह से राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार को बनाना है। 2030 का जो एक विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको किस तरीके से साकार करना है। और बार बार जब आप ये बात करते, देखिए कांग्रेस एक परिवार है और कांग्रेस के परिवार में हमें एकजुटता जो है, हमारी एकजुटता बताई जाती है। और जिस तरीके से चुनावी शंखनाद हो चुका है, आप देखिए उसके अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष थे जो अभी नवनिर्वाचित पहली बार हमारे बने, उसके अंदर ब्लॉक अध्यक्ष थे, उसके अंदर और विधायक और मंत्री सब थे। लेकिन बात ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों पर की गई थी कि जो ये इकाई है, ये संगठन की एक ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है जो जनता तक हर एक योजनाओं को लेके जाती है। जनता में सरकार के प्रति जिस तरीके से कार्यशैली है, सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, उसके बारे में सारी सूचनाओं को लेके जाती है। और चुनाव जिताने का जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वो ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष की कार्यकारिणी करती है। मेरा तो सवाल ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सुनिए निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि लड़ाई कांग्रेस से आपस में नहीं है, बीजेपी से लड़ाई लड़नी है। देखिए हमने कोई बात नहीं कही, हमने यही बात की है कि जिस तरीके से आज देश का माहौल बना हुआ है, आप देखिए पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को ये कहना पड़ता है कि किस तरीके से मोदी जी ने इस देश का बंटा धार कर रखा है। भ्रष्टाचार राहत पे होगा कि नरेंद्र मोदी पे फोकस होगा? फिर इसमें फोकस तो सब पर होगा। हाँ। राहत कैंप के माध्यम से हम जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जाना चाहते हैं, उन्हें महंगाई से, उसी के अंदर कहेंगे कि उसी में कहेंगे नरेंद्र मोदी ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो महंगाई को लेकर आए हैं, जो इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि जब पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इतने बड़े बड़े उन्होंने बातें बताई है कि गोवा के अंदर किस तरीके से 150 करोड़ का उनको ऑफर किया गया, मोदी जी ने पुलवामा अटैक तक को कह दिया कि इस पर आप चुप रहिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उन बातों को लेकर बोलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को उस बारे में बताना पड़ेगा। जनता के बीच में जब वो जाएंगे तब एक एक चीजों को उनको जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार की बात तो वो कर रहे हैं कि जिनकी सरकार में 40% कमीशन खा रहे हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष पेपर लीक के मामले में पकड़े जाते हैं। उत्तराखंड में मंडल प्रधान और मंडल अध्यक्ष जो बीजेपी के, उनकी तो गिरफ्तारी होकर 4.5 लाख का इनाम घोषित होता है। तो भ्रष्टाचार की बातें तो भारतीय जनता पार्टी ना करे। जब से पूर्व गवर्नर जी ने अपना भाषण दिया है और उन्होंने जब सच्चाई सामने लाई है, मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो इस तरीके से आकर भ्रष्टाचार उस बात पे बात ही नहीं करनी चाहिए। चलिए खैर, राहत कैंप के साथ साथ कांग्रेस उस एजेंडे पे भी आगे बढ़ेगी जिसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे अभी अपने भरत मेघवाल जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि राहत कैंप में कार्यकर्ता ये भी बताएंगे कि देश में महंगाई क्यों हो रही है, करप्शन क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बीजेपी अपनी जनाक्रोश यात्राएं बदस्तूर जारी रखे हुए हैं और आए दिन किसी न किसी जिले में उनके बड़े नेता पहुंच रहे हैं। संभाग की बैठकें शुरू हैं, जहां पे अभी नहीं हुई है वहां पे और कोई दिग्गज नेता पहुंचेगा। फिलहाल कर्नाटक चुनाव पे फोकस है, लेकिन इसी बीच एक संभाग में कार्यक्रम किया जा सकता है। राखी जी, अभी आपने सुना कि राहत कैंप के साथ साथ इनके वॉलंटियर्स होंगे, जो पार्टी से जुड़े पदाधिकारी होंगे, वो यह भी बताएंगे कि वापसी राहत कैंप के माध्यम से, कैंप के साइड में खड़े होके कि वापसी क्यों जरूरी है सरकार की, गहलोत सरकार वापस क्यों रिपीट होनी चाहिए। तो कौन रोक रहा था 7-7.5 से ये काम करने के लिए? आखिरी में जब 6 महीने में आप बची हैं सरकार के, उस समय अगर इस तरह से बोलेंगे तो जनता तो रिजल्ट चाहती है, रिजल्ट मिला नहीं है तो इसलिए जनता इनकी बातों पे नहीं आएगी। और संगठन की बात कर रहे थे अभी मेरे साथी पैनलिस्ट, कितने जिलों में जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, अभी कहाँ इनका पूरा संगठन कंप्लीट हो पाया और किसके बूते पे ये दावे करते हैं। ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हमें आज भी कहा उन्होंने कि मैंने सर्वे कराया है, इस तरह की बातें आपको याद है योगेंद्र जी, जब 21 सीटें आई थी उससे पहले भी कही थी इन्होंने। तो कोई नहीं कहता उससे इलेक्शन से पहले कि मैं हारने वाला हूँ, 21 सीटों से पहले भी वो एक बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे। लेकिन सर्वे तो जनता के मन का है और मन का जो सर्वे है वो ये है कि ये सरकार जो है लगातार, और भ्रष्टाचार की बात देखिए, मैं तो फिर वही कहना चाहूंगी, आपके मंत्री, आपके ही विधायक जो है वो लगातार ये कहते हैं कि मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं। आज देखिए, कल भी कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर किस तरह से एक व्यक्ति ने फांसी लगाने से पहले कितना कैसा इल्जाम लगाया, उससे पहले भी उनके बेटे पर इल्जाम लगाने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए 0 एफआईआर जाके दिल्ली में दर्ज हुई। तो ये जनता के सामने चीजें हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है। और एक सर्वे हुआ जिसमें 78% लोगों ने ये माना राजस्थान में कि उनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर ब्राइब देनी पड़ती है अपने काम के लिए, और 78 में से भी 22% ने माना कि मैंने कई बार ब्राइब दी है तब जाके मेरे काम हुए। तो भ्रष्टाचार, और देखिए जनता को इससे कोई मतलब नहीं, आप बड़े बड़े विज्ञापन लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक्चुअली उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बेसिस पे वोट देंगे और वो प्रॉब्लम सबके सामने है।
भ्रष्टाचार में जिस तरह से लगातार सरकार लगी हुई है, जनता कहीं पर भी इनको रिलीफ देने वाली नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे होगा नहीं। घोषणा करने से कुछ नहीं होता, अगर आप घोषणा करके आगे स्लिप हो जाएंगे तो उससे कभी भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि 2023 में आप ये कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे लगता नहीं कि जनता इनको एक्सेप्ट करेगी। आपसी झगड़ा किस लेवल पे था, कोई तो कहता है छठी का दूध याद दिला दूंगा, कोई कहता है मैं फॉर्च्यूनर में जाऊंगा, कोई कहता है धुआं निकाल दूंगा। इस तरह की बातें कोई करता है? सभ्य समाज के अंदर एक यूनाइटेड अगर संगठन होता तो क्या इस तरह की बात करता? और ऐसे के साथ में अभी माने सर रिटर्न्स की भी बात हुई, जब इनका 1-to-1 संवाद हुआ, किसके द्वारा? प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। जब इस तरह की बातें होंगी योगेंद्र जी, आप बताइए कैसे पॉसिबल है कि ऐसी एक पार्टी संगठित होकर, एक यूनिट होकर के काम करेगी? मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी को भी बहुत ज्यादा है। खैर सुदर्शन जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। राहत कैंप के साथ एक मकसद तो साफ है कि बेनिफिशरीज के जरिए आप वोट को बेनिफिट में कैसे बदल पाएंगे, यानी कि मतदाता जो है आएगा तो वही पे इस प्रदेश का नागरिक होगा, वही आपका बेनिफिशरी है, और बेनिफिशरी को बेनिफिट में कैसे बदलना है, मुझे लगता है कि इस तरह का एक कैंप रहेगा ये। जी बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से कहा कि मन्नत पूरी होने के बाद में देवरा ढोकना जरूरी है, तो ये कुछ इसी तरीके का है, क्योंकि जिस तरीके से ये भी साथ साथ में कहा गया कि अगर सरकार के पास में आंकड़े होते हैं और वो चाहती तो उनको लाभ दे सकती थी, ये इसमें एक हम कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि चुनावी साल है और जब इस तरह के कैंप लगेंगे, हर ग्राम पंचायत पे लगेंगे और लोग आएंगे, उसमें मीडिया कवरेज भी उसको मिलेगी, दूसरी तरह से भी हलचल होगी, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मन्नत पूरा होने के बाद में ये देवरा ढोकने जैसा ही कुछ है। बराबर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपसे कि मान लो कोई बेनिफिशरी है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पहुंचा आपके राहत कैंप में, तो उसकी राहत का क्या होगा? उसको नहीं मिलेगी? इसमें पंजीकरण अनिवार्य है, या वो पल्स पोलियो की तरह आप घर घर भेजेंगे कि 2 दिन बाद में आप किसी को ड्रॉप घर जाके पिला दीजिए? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया इसमें पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन ये राहत कैंप का उद्देश्य रहेगा कि घर घर जाकर हर एक व्यक्ति को, जो भी लाभान्वित व्यक्ति है, उस लाभान्वित व्यक्ति का पंजीकरण कराकर उसको वो लाभ दिलवाया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसमें जो भी वार्ड पार्षद होंगे या ब्लॉक पर, वार्ड में और मंडल पे, साथ में साथ विधायक भी जितने हैं, उन सबको इन कैंपों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, ये चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर जिस तरह से ये कैंप लगाया जाएगा, उसमें हम जब जनता से जुड़ाव रखेंगे, जनता से जुड़ाव जाएगा, तो एक कनेक्टिविटी भी होगी कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ये काम करना चाहते हैं। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि राहत कैंप को तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक कि हर एक व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो जाएगा। जो भी इसमें फॉल करेगा, चाहे वो 100 यूनिट का बिजली का हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रोजगार हो, मनरेगा हो या अन्य कोई योजना हो, उन सब योजनाओं के अंदर जब तक व्यक्ति पंजीकृत नहीं हो जाएगा, हम उनको ये सुविधा देंगे। चलिए, आपको फील करने का एक राइट रहेगा, फाउल नहीं होंगे। मुझे यही चिंता थी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी किसी न किसी चीज का बेनिफिशियरी तो होगा ही, कि मुझे चलिए 100 यूनिट बिजली ही चाहिए या कुछ और चाहिए, चिरंजीवी में भी रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात निकल करके आएगी, क्योंकि मेरी भी एक चिंता थी कि कहीं इसमें आप फाउल नहीं कर दें कि नहीं आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप बाहर जाइए। तो राखी जी, एक राहत नजर आ रही है अभी इसमें आपको? देखिए ग्राउंड बहुत पर सारे रास्ते दिखा दिए इन्होंने। ग्राउंड पर आए, देखिए कोई भी जनहित का काम हो, सरकार की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो जन कल्याण के काम करे, और कोई भी जन कल्याण का काम होगा उसमें एज अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान में हमेशा से स्वागत करूंगी। पर समस्या क्या है? इम्प्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन की है, और एग्जीक्यूशन जब ढंग से नहीं होता तब सवाल उठाए जाते हैं। आप बताइए, राजीव मित्र कुछ योजना बनाई थी जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को कुछ पैसा देने का भी काम किया, जिनसे कहा कि योजनाओं को घर घर तक पहुंचाओ। क्या हुआ उसका? क्यों वो पूर्ति नहीं हुई? इतना पैसा उसमें खर्चा किया और उसके बाद भी अगर घर घर तक नहीं पहुंचा पाए वो लोग जिनको इतना अमाउंट दिया। हाँ तो सर, वो आपके तो लोग हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनको ये दिया, लेकिन क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता है? चेक कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार ने लगाया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट में एक बार चेक कर लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए विचारधारा से प्रभावित हो गए। कार्यकर्ता है, पैसा दिया जा रहा है। योगेंद्र जी, इतना पैसा खर्च किया है, ये राजीव मित्र, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वो कांग्रेस जब वो काम ढंग से नहीं करे तो क्यों आपके पास में महंगाई राहत कैंप की जरूरत पड़ी? जब आपने अपॉइंट कर दिया आदमी कि भाई आप बताओगे, जाके लोगों को बताओगे ग्राम में, धानियों में जाकर के कि भाई ये योजना है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब और जो आप वो अलग चीज है। और ये जी ने अभी कहा था कि पंजीयन जरूरी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 100 यूनिट बिजली वाला पंगा हो जाए आपके साथ। इन्होंने कहा था जाएंगे पंजीयन जरूरी है, पंजीयन के बिना काम नहीं होगा। एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूशन जो है वो एक बहुत मेजर इशू है। चाहे वो बिजली, आप कहा था ना कि अप्रैल के महीने से 100 यूनिट बिजली मिलेगी, मिल रही है क्या? ये बता दीजिए योगेंद्र जी। नहीं आएगा, नहीं रेट्रोस्पेक्टिव फायदा मिलेगा, नहीं आ रहा, अप्रैल में भी नहीं। देखो क्रियान्वयन मुश्किल है, सिलेंडर की
योजना 60 दिन पहले दी, 60 दिन में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, 2-2 महीने 3-3 महीने में एग्जीक्यूशन नहीं होंगे, तब तक तो समय निकल जाएगा और कहेगा मैंने कहा तो था। जैसे मोबाइल 2014 में 450 में सिलेंडर दे रहे थे, बात ये एग्जीक्यूशन इतनी बौखलाहट मत करो, जनता सिखाएगी नहीं बोली थी, मैं पूछ रही तो बौखलाहट क्यों हो रही है? जबान पे जब कही जनता ने जवाब की। चले कोई बात नहीं, आप आगे अब तो 200 की सोचिए। ये तो है, इसमें मेरा बिल आया है 23 अप्रैल को, अप्रैल 23 का ये, इसमें मुझे मिला है, इसमें ये आया है, इसमें जो दिखाया है इसमें कि आपको, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी जब चीजें आ रही हैं तो फिर क्यों राहत कैंप की बात है? तो जब जो चीजों में हो चुका, हाँ, नया कुछ करने के लिए अगर नया कुछ है तो फिर आप उसमें बताइए। कुछ नया करने के लिए नहीं है सर। खैर चलिए, मैं बहुत चीज समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। राहत कैंप पे निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और राहत कैंप के जरिए क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जो चीजें अगर पहले से मिल रही हैं तो क्या उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो कोई भी चाहेगा कि कंटिन्यू मुझे उसका बेनिफिट मिलता रहे। लेकिन जो छूट जाता है कि मैं नहीं करा पा रहा हूं, उसका क्या होगा? उसके लिए भरत मेघवाल साहब आश्वस्त कर रहे हैं कि टीमें वहां तक पहुंचेंगी ताकि बस्ती में, मोहल्ले में, गांव, शहर, ढाणी में कोई भी ना बच सके, क्योंकि हर व्यक्ति तो है जिसे किसी न किसी माध्यम में से किसी भी सेगमेंट में वो बेनिफिशियरी बनेगा, क्योंकि वो कोई इनको बेनिफिट तो ले ही रहा है, चेंजी योजना का ही ले रहा है, उसमें कोई राइडर नहीं है कि आपकी आमदनी इतनी होनी चाहिए, कोई भी ले सकता है। तो ये आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रिन्यूअल का टाइम भी आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि वो वहीं के वहीं रिन्यू भी करवाए जा रहे हों। खैर, राहत मिलनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि राहत कैंप की सार्थकता होगी। अदरवाइज राहत नहीं मिल पाएगी तो जनता है फिर वो रात पे सवाल भी खड़ा करेगी कि आपने बुला तो लिया इस धूप में, लेकिन राहत नहीं मिली। अगर राहत मिल जाती है तो लोग देखते हैं कि ये मरुस्थल है, कहीं भी लोग चले जाते हैं और वहां जब मिलता है कि पानी यहाँ जाके मिलेगा तो फिर उन्हें सुकून मिलता है। भरत मेघवाल साहब, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, राहत कैंप का मतलब राहत दी जानी चाहिए, लोग भटकते ना फिरें, राहत मिलेगी सरकार। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।